हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नई बहू ने बदली पुरानी सोच। आरती अपने कमरे में बैठी थी और लैपटॉप पर कुछ काम फिनिश कर रही थी। उसका रूम एकदम डिसेंटली डेकोरेटेड था। तभी उसके पापा राम मोहन उसके पास आते हैं। उनके चेहरे पर थोड़ी फिक्र थी, जिसे देख आरती अपने पापा से कहती है, क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटी, शादी की सारी तैयारियां हो गई, कहीं कोई कमी तो नहीं है? पापा, आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जब हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ कुछ भी गलत कैसे हो सकता है? मुझे माफ कर दे बेटी। जब तू बहुत छोटी थी और हम लोग गरीब थे, तभी मैंने अपने दोस्त वैभव नाथ के बेटे प्रमोद से तेरी शादी फिक्स कर दी थी। लेकिन उसके बाद इतना पैसा आया कि हम लोग सिटी में शिफ्ट हो गए। अब मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि तू उस पुरानी सोच वाले ससुराल में कैसे एडजस्ट कर पाएगी। तू शुरू से यहाँ रही है, न जाने मेरी बच्ची वहां पर कैसे एडजस्ट करेगी। पापा, आपने मुझे हर तरह के माहौल में रहना सिखाया है। मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, सारी चीज बड़ी आसानी से कर लेगी। आपकी बेटी के होने वाले ससुराल वाले भले कितनी पुरानी सोच के क्यों ना हो, पर आपकी बेटी नई सोच की है, नए जमाने की है। इसलिए अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। आरती की इस बात को सुनकर राम मोहन को थोड़ी तसल्ली हुई और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी परवरिश में कहीं कोई कमी नहीं थी। ऐसे एक हफ्ता गुजर जाता है और आरती की शादी प्रमोद के साथ हो जाती है। आरती शादी करके अपने ससुराल में कदम रखने वाली थी। अब जैसे ही उसने गेट पर एंट्री ली, तभी उसका घूंघट देखकर उसकी सास अनीता ने उसे टोक दिया और अपनी बहू को थोड़े गुस्से वाले लहजे में बोली, ये क्या है बहू, तेरा घूंघट पूरा कमर तक होना चाहिए। ये कोई सिटी नहीं है जहाँ पर तू फॉर्मेलिटी कर रही है। तूने ढंग से घूंघट क्यों नहीं किया हुआ? तू जानती है ना, पड़ोस वाले तरह तरह की बातें बनाने लग जाएंगे। देखो बहू, इज्जत कमाने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन गवाने में 1 मिनट नहीं लगता। इसलिए कह रही हूँ कि अपनी इज्जत को सही से रखो और घूंघट सही से लो, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, वरना पड़ोसियों के पड़ोसी तो सिर्फ मजाक बनाते हैं। हाँ आरती, अगर माँ कह रही है तो घूंघट थोड़ा सा ज्यादा कर लो। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि अभी कोई तुम्हारा चेहरा देखे। माना कि तुम सिटी से हो, लेकिन मुंह दिखाई की रस्म तो अभी बाकी है। आरती ने ये बात सुनने के बाद मन ही मन में सोचा, हे भगवान, लगता है मेरे ससुराल वालों की सोच जरूरत से ज्यादा ही पुरानी है। लेकिन अब मैं मॉडर्न सोच वाली बहू इस पुरानी सोच वाली ससुराल वालों के साथ में कैसे एडजस्ट करूं? आरती बहुत ज्यादा परेशान थी कि वो अपनी पुरानी सोच वाले ससुराल वालों के साथ में कैसे एडजस्ट कर पाएगी। उसने किसी तरह घूंघट को थोड़ा और नीचे खींचा और घर के अंदर एंट्री ली। ससुराल वाले उसे बहुत सारे हैवी गहने पहना देते हैं, जिसमें उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। गहने और भारी कपड़ों के कारण आरती को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने थोड़ा सा घूंघट ऊंचा किया ताकि उसे हवा लग सके। तभी उसकी मैरिड ननद रीना उसके पास आई। भाभी, क्या कर रही हो? माँ ने साफ मना किया कि घूंघट नीचे ही रहना चाहिए। मुंह दिखाई की रस्म है, लेकिन सिर्फ बुजुर्ग ही तुम्हारा चेहरा देखेंगे। तुम्हें किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। रीना, मुझे इन भारी गहनों में और इस पूरे घूंघट में सफोकेशन हो रही है, और सच कहो तो इतनी गर्मी में ये बहुत अननेसेसरी है। भाभी, अब ससुराल आ गई हो तो ये सब अननेसेसरी नहीं, संस्कार है, तुम्हें ये सब फॉलो करना पड़ेगा। आरती को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो अपने कमरे में वापस गई और प्रमोद जब कमरे में आया तो आरती ने अपनी प्रॉब्लम खुलकर बताई। सुनो प्रमोद, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मुंह दिखाई ठीक है, लेकिन ये गहनों का पहाड़ और हर वक्त घूंघट में ऐसे नहीं रह पाऊंगी। मुझे लगता है कि मैं कोई चीज हूँ जिसे छुपा कर रखना है। अरे इतनी छोटी सी बात पर क्यों परेशान हो रही हो? ये सब बस कुछ दिनों की बात है। मम्मी पापा पुराने ख्यालों के, लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं। बस उन्हें इज्जत चाहिए। कुछ दिन एडजस्ट कर लो, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल? तुम्हारी नॉर्मल का मतलब है कि मैं अपनी आइडेंटिटी खो दूं? मेरे अपने थॉट्स है, मेरा अपना काम है। मुझे ये सब कुछ जस्ट कुछ दिन नहीं लगता है। प्रमोद को लगा कि आरती बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही है। उसने बात को वहीं खत्म कर दिया, लेकिन आरती ने मन में ठान लिया था कि वो इन पुरानी परंपराओं को इज्जत से बदलेगी, बगावत से नहीं। मुंह दिखाई के बाद आरती से उम्मीद की गई कि वो सुबह जल्दी उठकर घूंघट में किचन का सारा काम करेगी। आरती ने भी कोई बहस नहीं। एक हफ्ते तक आरती सुबह 5 बजे उठती, हैवी घूंघट करती और किचन में जाती, लेकिन उसने काम करने का तरीका नहीं बदला। आरती ने देखा कि अनीता जी बासी रोटी या थोड़ी सी बची दाल फेंक देती थी। माँ जी, ये दाल क्यों फेंक रही हैं? बेटा, बासी दाल कौन खाएगा, फेंक दो।
नहीं माँ जी, इसे फेंको मत, मैं अभी आपको दाल बड़ा बनाकर खिलाती हूँ। आरती ने दाल को ब्लेंड किया और फटाफट दाल बड़ा बना दिया। पूरा परिवार उसकी तारीफ करने लगा। वाह बहू, ये तो कमाल का टेस्ट है। सच में वेस्टेज भी नहीं हुई और खाने की चीज भी बन गई। दूसरा बदलाव हाइजीन और समय का मैनेजमेंट। आरती को घूंघट में काम करने में मुश्किल होती थी। उसने एक दिन अपने ससुर प्रकाश जी से बात की। पिताजी, मुझे घूंघट करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप बताइए कि किचन में जब गर्मी होती है और पसीना आता है तो घूंघट करना कितना अनहाइजीनिक है। क्या आपको लगता है कि पसीना पोंछकर फिर घूंघट में खाना बनाना ठीक है? मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ किचन में काम करते वक्त घूंघट ना करूँ, ताकि खाने में हाइजीन बनी रहे। बाकी सब जगह मैं घूंघट करूंगी। बात तो बहुत सही कह रही है, किचन में हाइजीन पहले आती है। प्रकाश जी ने ये बात अनीता जी को समझाई और इस तरह आरती को पहला मॉडर्न फ्रीडम मिला, किचन में काम करते वक्त घूंघट से छुट्टी। कुछ दिन बाद आरती ने देखा कि घर में छोटे छोटे खर्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, जिससे महीने के एंड में बजट हमेशा बिगड़ जाता था। पिताजी, ये देखिए, आपने कहाँ पैसे खर्च किए, इसका पूरा रिकॉर्ड है। ये देखिए, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि चीजें बिना प्लानिंग के खरीदी गईं। अगर हम ये फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो हर महीने हम आराम से 5,000 रुपए बचा सकते हैं। ये तो कमाल का हिसाब है। आरती ने अपने ससुर को सिखाया कि कैसे घर के फाइनेंस को मैनेज किया जा सकता है। प्रकाश जी को ये मॉडर्न तरीका बहुत पसंद आया। अनीता बहू तो वाकई में बहुत समझदार है। इसने तो 2 मिनट में हमारे महीनों का हिसाब ठीक कर दिया। अनीता जी, जो अब तक आरती को सिर्फ घूंघट और पुराने रिवाजों के चश्मे से देखती थी, उन्हें एहसास हुआ कि आरती के पास सिर्फ अच्छे संस्कार ही नहीं बल्कि अच्छा दिमाग भी है। एक दिन अनीता जी का हाथ बाजार में घूंघट के कारण किसी ठेले से टकरा गया। उफ, आज बाजार में बहुत दिक्कत हो गई। ये घूंघट, कभी कभी ऐसा लगता है ये इज्जत कम और मुसीबत ज्यादा है। माँ जी, क्या मैं आपको एक सजेशन दूं? हाँ बहू, अब तुम ही कुछ बताओ। देखिए माँ जी, घूंघट का असली मतलब क्या है? सम्मान ना? हाँ, बड़ों का सम्मान। तो फिर क्या ये सही है कि सम्मान की वजह से हम अपनी सेहत या सुरक्षा को खतरे में डालें? जब आप मार्केट में हैं और आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो सम्मान से ज्यादा जरूरी है सुरक्षा। मैं कहती हूँ आप घूंघट को थोड़ा ऊंचा कर लीजिए, या फिर जब बहुत जरूरी हो तभी घूंघट करें। सम्मान आंखों में होना चाहिए, कपड़ों में नहीं। अनीता जी ने पहली बार इस बात को अलग नजरिए से देखा। आरती ने घूंघट को संस्कार से हटाकर समझदारी से जोड़ दिया था। बहू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं इतने सालों से इस बोझ को ढो रही थी सिर्फ लोगों के डर से। धीरे धीरे आरती ने बिना किसी लड़ाई या विरोध के अपने मॉडर्न थॉट्स को घर में शामिल करना शुरू कर दिया। उसने घूंघट को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, लेकिन उसे सिर्फ सम्मान दिखाने का एक टूल बना दिया, न कि हर वक्त की मजबूरी। वो मॉडर्न बहू जिसने पुरानी सोच को नकारा नहीं बल्कि उसे अपग्रेड कर दिया था। अब सारा परिवार ये मानने लगा था कि सिटी की बहू सिर्फ फैशन नहीं बल्कि अपने साथ नया नजरिया भी लाई है, जो उनके पुराने घर को और ज्यादा बेहतर बना रहा है। दिल्ली में एक परिवार रहता था जिसमें हरिओम के 2 बेटे थे, तुषार और अमन। दोनों शादी लायक थे। उनकी शादी के लिए काफी टाइम से लड़की की तलाश कर रहे थे, पर हर कोई उनका छोटा घर देखकर मना कर जाता, जिससे वो सब लोग बहुत परेशान रहते थे। ऐसे ही 1 साल निकल गया। फिर एक दिन, पिताजी, आप गांव की सारी जमीन बेच दीजिए, वो हमारी किसी काम की नहीं है। क्यों ना हम वहां की जमीन बेचकर यहाँ पर एक बड़ा सा घर खरीद लें। हरिओम जी गांव जाते हैं। अपनी पत्नी की और बच्चों की जिद के कारण वो अपने गांव की जमीन बेचकर घर आते हैं। तभी घर पर उनके बचपन का दोस्त मनमोहन बैठा हुआ होता है। अरे मनमोहन जी, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। और बता, कहाँ गया था? क्या बताऊं यार, बेटों की शादी करनी है। सोच रहा हूँ दोनों बेटों की शादी एक साथ कर दूं। 2-3 रिश्ते वाले आए भी थे, लेकिन छोटे घर की वजह से मना कर जाते हैं। बड़ा घर लूंगा पहले, अब तब करूंगा शादी। यार, घर तो मैं भी बेच रहा हूं अपना, मुझे भी अपनी बेटी की शादी करनी है। वैसे मेरा घर भी काफी बड़ा है, तुझे लेना है तो ले ले, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तेरे ही दोस्त का घर है। मनमोहन जी की बातों में आकर हरिओम जी उनका घर खरीद लेते हैं और कुछ दिन बाद हरिओम जी अपने दोनों बेटों की शादी कर देते हैं, जो एक ही घर की 2 बहनें होती हैं। और जैसे ही उनकी गाड़ी घर की गली में मुड़ती है, चारों तरफ बाजार लगा होता है और लोगों की भीड़ लगी होती है।
जिस वजह से उनकी गाड़ी अंदर ही नहीं जा पाती। सुनील, आज कौन सा बाजार लग रहा है यहाँ जो इतनी भीड़ लग रही है? यहाँ तो कोई बाजार नहीं लगता था। अरे मालिक, आज से इस बाजार के लगने की शुरुआत हुई है। अब ये डेली लगा करेगा, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मालिक, मेरी दुकान से ही दूध खरीदना, आपको सस्ता दूध दूंगा मैं। अरे अबे चुप कर मालिक के बच्चे, यहाँ गाड़ी नहीं निकल रही है और तुझे अपने दूध की लगी है। पिताजी, क्या करूं, अब गाड़ी तो अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही। भीड़ बहुत ही लगी है। भैया, जितनी जल्दी गाड़ी अंदर जा सकती है आप उतनी गाड़ी को तो अंदर लेकर चलो, कुछ तो रास्ता कम होगा। भाभी और कोमल का बुरा हाल हो रहा होगा गर्मी के मारे। अमन से गाड़ी जितनी अंदर तक ले जाई जा सकी वो लेकर गया, पर अब बिल्कुल आगे भीड़ लगी थी जिससे गाड़ी हिल तक नहीं रही थी। पिताजी, अब इससे ज्यादा गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, हम सबको यहीं उतरना पड़ेगा। विमला को अपनी दोनों बहुओं को बाहर गली में ही गाड़ी से उतारना पड़ा और उन्हें पैदल ही पूरे बाजार में से बाहर से घर तक ले जाना पड़ा, जिससे उन्हें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विमला अपनी दोनों बहुओं को भीड़ से बचाती हुई घर की ओर लेकर आती है। एक तो गर्मी और ऊपर से भीड़ ने तो उनकी हालत खराब ही कर दी थी। पहले ही दिन बाजार वाले ससुराल में बहुओं का ऐसा धमाकेदार स्वागत हुआ कि वो अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगी। तभी बेचारी विमला, बहू तुम यहीं रुको, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। नहीं माँ जी, मेरी हिम्मत नहीं है और ज्यादा खड़े होने की। नहीं बहू, गृह प्रवेश होना जरूरी है, बस 2 मिनट दो, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। विमला जल्दी जल्दी पूजा की थाली लेकर आती है और दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। ऐसे ही दिन बीते और अब हरिओम जी के बेटों की शादी को 1 महीना हो गया। एक दिन रोज रोज के इस शोर से विमला परेशान होकर बोलती है, अरे कीड़े पड़े उस मनमोहन के बच्चे को जो हमको इस मकान को थोप कर चला गया। अब क्या ही पछताना विमला, जो हो गया सो हो गया। अब तो हमें आदत डालनी होगी इस सब की। इनके साथ मनमोहन सिंह जी बड़ा ही खेला खेल कर चले गए। हरिओम जी मनमोहन जी की बातों में आ गए और इनका उल्लू कट गया था। माँ जी, मैं तो रोज रोज की इस आवाज से तंग आ गई हूँ, पूरी रात नहीं सो पाई मैं। हर 5-5 मिनट में कोई ना कोई कुछ बेच रहा होता है, कि टमाटर बेच रहा होता है तो कोई मूली बेच रहा होता है। बताओ, अब रात के 11 बजे कौन ही मूली लेता है। माँ जी, सुबह होते के साथ ही दूध वाला, नाश्ते वाला, सब्जी वालों की लाइन लग जाती है। ऐसा लगता है कि किसी रेलवे स्टेशन पर बैठी हूँ। माँ जी, हम इस घर में कैसे रह पाएंगे? इतना शोर होता है रहता है पूरे दिन कि किसी से ठीक से 2 मिनट तक बात तक नहीं कर पाते हैं फोन पर। पता है, मैं अपनी सहेली से कुछ कहूँ तो वो कहती है, बहन तू सब्जी ले ले पहले फिर फोन करना। बताओ, अब ये भी कोई बात हुई? मेरे तो माँ जी सिर में दर्द होने लगा है रोज रोज के शोर से। अब हाल तो मेरा भी यही है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। विमला के परिवार को यहाँ आए हुए अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन उनकी परेशानी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन दोपहर को सभी लोग सो रहे थे कि तभी कोई दरवाजे की बेल बजाता है। बहू देखो तो अब कौन है दरवाजे पर। आ रही हूँ, रुको जरा। कोमल जैसे ही दरवाजा खोलती है उसको एक सब्जी वाला हाथ में पानी की खाली बोतल लेकर खड़ा दिखता है। अरे बहन जी, जरा सुनिए तो। हाँ बोलिए भैया, क्या काम है? जरा बहन जी, हमको 1 बोतल पानी दे देंगे क्या? मुझे अपनी सब्जी पे छिड़कना है। देखो तो कैसे मुरझा रही हैं सारी सब्जियां। एक बात बताओ भैया, तुम लोगों का सबका ठेका ले रखा है क्या हमने कि सब्जियां मुरझा जाएंगी? कोई इंसान अंदर कुछ कर रहा है या सो रहा है तो वो अपना सारा काम छोड़कर तुमको पानी देने आएगा? अरे बहन जी, आप तो बेकार में गुस्सा कर रही हो। पानी तो मांगा है, पूरे बाजार में एक आप ही का तो घर है जिससे थोड़ी बहुत मदद ले लेते हैं हम लोग। कोमल उसको पानी दे देती है और ऐसे ही धीरे धीरे विमला और उसके परिवार को बाजार में रहने की आदत पड़ जाती है। एक रोज रसोई की खिड़की के बाहर खड़ा ठेले वाला, अरे बाप रे, सब्जी बनानी है लेकिन टमाटर तो खत्म हो गए। भैया, ओ भैया, जरा 2 किलो टमाटर देना। टमाटर वाला खिड़की से ही उसे टमाटर पकड़ा देता है, जिससे अब उन्हें बाजार के बीच अपना घर ठीक भी लगने लगा। फिर एक दिन मनमोहन जी और उनकी पत्नी बाजार में शॉपिंग करने आई थी और हरिओम जी का मजाक उड़ाने लगे। आओ आओ बैठो प्रेमा बहन, और ठीक हो गई आपकी बेटी की शादी? हाँ जी, अच्छी हो गई। अच्छा, और आज कैसे आना हुआ? बस शॉपिंग करने आई थी बाजार में, सोचा तुमसे भी मिलती चलूं, बहुत दिन हो गए थे ना बिना मिले। विमला की दोनों बहुएं प्रेमा की क्लास लेनी चालू कर देती हैं। बिल्कुल मिलने आओ आंटी जी, आप ही का तो घर है ये, जिसको आप हमको ठसे में बेच कर चली गई थी। अब देखो ना, तुम खुद कहाँ जंगल में पहुंच गई और अब इतनी दूर से पैदल पैदल यहाँ आना पड़ता है शॉपिंग करने, और फिर साथ में हमारी 1 कप चाय का नुकसान करना भी तो जरूरी होता है आपको। वैसे आंटी जी काफी तारीफें सुनी है पड़ोसियों से, कहते हैं कि बड़े ही नेक आदमी थे आप लोग, हर किसी की मदद करते थे, लेकिन आपकी बेटी की शादी थी ना इसलिए घर बेचना पड़ गया, है ना? हाँ, बनो मत आंटी जी, अब आपका सारा भेद खुल गया है। हमें साथ वाले दुकान वाले भैया ने बता दिया है कि आपकी तो कोई बेटी है ही नहीं,
आप तो बस इस बाजार वाले घर से परेशान हो चुके थे। दोनों बहुओं की बात सुनकर प्रेमा और मनमोहन समझ गए और दोनों वहां से भागने की तैयारी में हो गए। उनको पता चल गया था कि इनको सब पता चल गया है कि उन्होंने उनको घर बाजार की वजह से बेचा है। ये सुनकर प्रेमा बिना चाय पिए ही अपने घर को निकल ली। अरे आंटी जी, चाय तो पीते जाइए, जाते जाते भी नुकसान ही करके गई हैं हमारा। लेकिन धीरे धीरे अब उनको उस बाजार की आदत होने लगी। कुछ समय बाद जो चीज उनको परेशान कर रही थी, अब उनको उस चीज की आदत पड़ने लगी और वहां की आवाज और लोगों के साथ संबंध अच्छे होते चले गए। अरे बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने घर में टॉयलेट के लिए जाने दिया, नहीं तो जाने आज क्या होता, मेरे पित्त की थैली फट जाती। अरे कोई नहीं बहन जी, अब हमारा घर बाजार में और किसी को इमरजेंसी में टॉयलेट जाना हो तो उसके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। मैं जब भी बाजार आती हूँ बहन जी, आपके घर जरूर आती हूँ। बस आज सोचा आपके लिए समोसे लेकर चलती हूँ। ये आपकी बहू के लिए कुछ समोसे लेकर आई हूँ। जी शुक्रिया। ऐसे ही एक दिन पानीपुरी वाला पानी मांगता है। लीजिए भैया, आज मैंने आपके लिए पहले ही पानी भर कर रखा हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आज से आप हमारे ठेले पर पानी पूरी फ्री में खाएंगी और मना नहीं करेंगे बिल्कुल भी। विमला और उसके परिवार वालों के रिश्ते बाजार वालों से अब घरेलू जैसे हो गए थे और कोई भी उनसे पैसे नहीं लेता था और अब दोनों बहुएं बाजार के ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।